9 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उससे कोई भी अनजान नहीं है और जिस तरीके से कोलकाता की पुलिस इस केस को दबाने में अपना पूरा प्रयास कर रही है और सबूतों से जो छेड़छाड़ की जा रही है उससे साफ जाहिर होता है कि इस केस में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त शुक्रवार को 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। इस घटना के बाद से ही जनता का रोष बढ़ता ही जा रहा है। लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई है उसकी तुलना दिल्ली में हुए निर्भया केस से की जा रही है। इस संवेदनशील घटना पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार रिएक्ट कर रही है वह कम आश्चर्यजनक नहीं है। ममता सरकार के बेहद टालू रवैया का ही ये नतीजा है कि बंगाल में लोग भड़के हुए हैं। लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि इस घटना में कोई टीएमसी का बड़ा नेता इन्वॉल्व हो सकता है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो गाइज, माय नेम इज सलमान खान एंड वेलकम बैक अनदर केस स्टडी विद मी। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की पीजी डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में ही रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि उसकी आंखों और उसके प्राइवेट पार्ट्स से खून निकल रहा था। शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और उसकी बॉडी वहीं सेमिनार हॉल में पड़ी हुई थी। प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरी वीडियो में मैं डॉक्टर विक्टिम का नाम नहीं बोलूंगा। पूरी वीडियो में मैं डॉक्टर रितु के नाम से ही विक्टिम डॉक्टर के केस की पूरी स्टोरी के बारे में बात करूंगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 8 अगस्त 2024 को सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग रात के करीब 11 बजे एक आदमी सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और ठीक आधे घंटे के बाद लगभग 11:30 बजे उसी तरफ से वापस आते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया। 9 अगस्त 2024 की रात लगभग 12:30 बजे डॉक्टर रितु अपने 4 जूनियर डॉक्टर्स के साथ रात का खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है। रात का लगभग 2:30 का टाइम हो चुका था और उन सब का डिनर होने के बाद चारों कलीग अपनी ड्यूटी पर वापस चली गई। लेकिन विक्टिम डॉक्टर अपने व्यस्त और थका देने वाली ड्यूटी के बाद थोड़ा आराम करना चाहती थी, क्योंकि हादसे की रात उन सब डॉक्टर्स की पूरे 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें बेसिकली एक डॉक्टर को कंटिन्यूस डे और नाइट पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है। मतलब 36 घंटे तक कंप्लीटली हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद रेस्ट करने के लिए डॉक्टर रितु उस रात सेमिनार हॉल में ही सो गई, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में ना तो वहाँ डॉक्टर्स एंड नर्स के लिए कोई चेंजिंग रूम था और ना ही रेस्ट रूम था। ऐसे में डॉक्टर अक्सर सेमिनार हॉल में ही आराम कर लेते थे। उस रात भी पूरा टाइम काम करने के बाद डॉक्टर रितु थोड़ा आराम करने के लिए वहीं सेमिनार हॉल में ही सो गई। सीसीटीवी में सुबह के 4 बजे एक आदमी सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, जहां पर डॉक्टर रितु रेस्ट कर रही थी और लगभग 40 मिनट के बाद वो आदमी वहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उस फ्लोर में 2 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, जो एक सेमिनार हॉल की तरफ कॉरिडोर में लगा हुआ था और दूसरा जो फ्लोर की एंट्री गेट के पास था, जिस वजह से उस फ्लोर पर एंट्री करने वाला कहां गया और कहां नहीं यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल था। और अभी तक भी सीसीटीवी फुटेज पब्लिक नहीं करी गई, जिस वजह से कैमरा के एंगल के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता। 3 घंटे से भी ज्यादा का समय गुजर गया था। सुबह के टाइम एक जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल की तरफ गया। उसे पता था कि डॉक्टर रितु वहां पर आराम कर रही है, तो वह डॉक्टर जैसे ही सेमिनार हॉल के अंदर गया, वहां का नजारा देखते ही उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने सीधा ही बाकी लोगों को बुलाया और पुलिस को इस पूरे मामले की खबर दी। 9 अगस्त की सुबह जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उस डॉक्टर की बॉडी एक ब्लू मैट्रेस के ऊपर पड़ी हुई थी, जिसके आधे कपड़े गायब थे, जो बॉडी के बगल में ही पड़े हुए थे। उसका हेयर क्लिप और चश्मा टूटा हुआ पास में ही बिखरा हुआ पड़ा था और दोनों आंखों से खून निकल रहा था। चेहरे से लेकर प्राइवेट पार्ट तक किसी भी बॉडी पार्ट को बख्शा नहीं गया था। देखते ही देखते सेमिनार हॉल में भीड़ जुट गई। इस मंजर को देखकर हर किसी का दिल दहल गया था। जब यह खबर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंची तो कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने बेहद शर्मनाक हरकत की। सुबह के लगभग 10 बजे प्रिंसिपल ने उस लेडी डॉक्टर के घर पर फोन करवाया और डॉक्टर के पेरेंट्स से कहा
कहा कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत काफी खराब है। यह खबर सुनकर डॉक्टर रितु के माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो गए। इसके बाद वो हॉस्पिटल के लिए निकले ही थे, तभी लगभग 15 मिनट के बाद उनके पास हॉस्पिटल से फिर से एक कॉल आई और बोला गया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली, जबकि 12 घंटे पहले ही 8 अगस्त की रात लगभग 11:30 बजे उनकी बेटी की उनसे बात हुई थी हालचाल पूछने के लिए। बाद में डॉक्टर रितु ने अपनी मां को बोला कि उसे अब वार्ड में राउंड के लिए जाना है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही 2 अलग अलग बातें कैसे हो सकती हैं। तो ऐसे में शक तो अपने आप ही पैदा होगा और यहीं से स्टार्ट हुई इस केस को पूरी तरह से घुमाने की तैयारी। हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ भी सबूतों को मिटाने में पूरी तरह से लग चुका था और पुलिस ने भी इनका पूरा साथ दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने न सिर्फ इसे खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया बल्कि स्टेटमेंट दिया कि दैट इज वॉज इरिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल टू बी अलोन एट नाइट, यानी कि पूरा का पूरा ब्लेम लेडी डॉक्टर के ऊपर ही डाल दिया। इस पूरे केस को लेकर लगातार झूठ फैलाया गया, जबकि डेड बॉडी की कंडीशन को देखकर यह साफ समझ आ रहा है कि उसके साथ किस हद तक दरिंदगी की गई होगी। डॉक्टर रितु के पेरेंट्स जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्हें सेमिनार हॉल के बाहर ही 3 घंटे तक वेट कराया गया। उन्हें अपनी बेटी की बॉडी को एक बार तक देखने नहीं दिया गया। डॉक्टर रितु के पेरेंट्स हॉस्पिटल के बाहर रोते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि उन्हें अपनी बेटी को एक बार देखने दिया जाए, पर उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी गई। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे वेट करने के बाद जब फाइनली डॉक्टर्स के पेरेंट्स अपनी बेटी को देखने के लिए गए तो उनकी बेटी की हालत ऐसी थी जिसमें कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं देख सकता। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, चश्मा पूरी तरह से टूट चुका था, पूरी बॉडी पर चोट लगने के निशान बने हुए थे। मतलब बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी एक बार में यह अंदाजा लगा सकता है कि यह मर्डर केस नहीं हो सकता। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, चश्मा पूरी तरह से टूटा हुआ था, पूरी बॉडी पर इंजरी के मार्क्स बने हुए थे। मतलब बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी एक बार में ही बता सकता है कि यह एक मर्डर और रेप केस है। पर हॉस्पिटल वालों को यह सब दिखाई नहीं दे रहा था। हॉस्पिटल वाले इस केस को सुसाइड केस बोलकर रातों रात रफा दफा कर देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इतनी घटिया चाल चली। ऊपर से प्रिंसिपल ने भी ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरे मेडिकल स्टाफ का खून खोल उठा। इसके बाद कोई भी चुप नहीं रह सका, सबकी चुप्पी अब जवाब दे चुकी थी और उनकी चुप्पी अब एक प्रोटेस्ट में बदल चुकी थी। सोशल मीडिया पर यह केस पूरी तेजी से वायरल होने लगा। काफी लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। पूरे कोलकाता में अब लोग न्याय पाने के लिए प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। देखते ही देखते यह प्रोटेस्ट कोलकाता से पूरे देश में फैल गया और आज पूरे देश के डॉक्टर प्रोटेस्ट में साथ खड़े हो चुके हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे जैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं या आगे आगे होंगे, यह किसी मूवी की स्क्रिप्ट की तरह नजर आ रहा है जिसमें बहुत बड़ी साजिश को छुपाने के लिए कई परतें चढ़ा दी गई हैं। जब पुलिस हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसी दौरान उन्होंने क्राइम सीन पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर एक सस्पेक्ट लिस्ट तैयार करी। वहीं दूसरी टीम क्राइम सीन पर मौजूद एविडेंस को कलेक्ट करने में लगी। वहां पर उन्हें लेडी डॉक्टर का फोन और लैपटॉप पड़ा हुआ मिला। साथ ही एक अहम एविडेंस पुलिस के हाथ लगा जिसमें वह एक आरोपी तक पहुंचे। पुलिस को सेमिनार हॉल से ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड मिला और इसी के बेसिस पर पुलिस ने दोबारा सीसीटीवी फुटेज को चेक करा। उन्हें देर रात उस फ्लोर पर कॉरिडोर में कुछ लोग दिखे जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ के थे। तभी उनकी नजर एक आदमी पर गई जो सुबह के लगभग 3:30 बजे के समय सेमिनार हॉल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उस वक्त उसके गले में सेम वही नेकबैंड था जो पुलिस के हाथ लगा था। लेकिन जब करीब 4:30 बजे वो आदमी सेमिनार हॉल से बाहर निकला तो उसके गले में नेकबैंड गायब था। तो ऐसे में पुलिस ने अपनी सस्पेक्ट लिस्ट में से 5-6 लोगों से पूछताछ की। इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि यह आदमी हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ में से नहीं है। तो ऐसे में पुलिस ने अपनी सस्पेक्ट लिस्ट के 5-6 लोगों से पूछताछ की और सभी के फोन जब्त कर लिए और उस नेकबैंड से कनेक्ट करने लगे जो उनको सेमिनार हॉल में मिला था
और उनमें से एक फोन से यह कनेक्ट हो गया और वो फोन था संजय राय का। संजय राय वही शख्स था जो सीसीटीवी फुटेज में सुबह के समय सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और संजय राय को अरेस्ट कर लिया और यहीं से इस केस को नया मोड़ दिया गया। पुलिस ने बताया कि थोड़ी और सख्ती बरतने के बाद संजय राय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद न्यूज में हर जगह संजय राय और उसके पास्ट में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे खबर में आने लगा। यानी कि सारा का सारा केस संजय राय के इर्द गिर्द घुमा दिया गया। संजय राय बंगाल पुलिस में एक सिविक वॉलेंटियर की तरह काम करता था। बंगाल में सिविक वॉलेंटियर का अपॉइंटमेंट अपर पुलिस के ऑफिशियल्स की मदद के लिए किया जाता है और उनकी ड्यूटी मेजरली हॉस्पिटल और ट्रैफिक कंट्रोल जैसी जगहों पर लगाई जाती है ताकि सेंसिटिव और इमरजेंसी सिचुएशन में यह लोगों की मदद कर सकें। यही वजह थी कि संजय राय आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में बिना किसी रोक टोक के आया जाया करता था। वहां के मेडिकल स्टाफ ने बताया कि वो हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करने और वहां पर उन्हें बेड दिलाने के नाम पर दलाली किया करता, लोगों से कमीशन खाया करता था। भवानीपुर का रहने वाला संजय राय अपने मोहल्ले में भी पूरी तरह से बदनाम था और वह खुद को पुलिस फोर्स में बताया करता था और इसी के नाम पर लोगों पर धौंस जमाता था। कभी कभी नौकरी दिलाने के नाम पर तो कभी कभी काम करवाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका था और यहाँ तक कि उसने अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर भी लगाया हुआ था। संजय के पड़ोसियों ने बताया कि उसने 4 शादियां की हुई थी, जिसमें से उसकी पहली 3 बीवियां उसके अब्यूजिव बिहेवियर के चलते उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी चौथी वाइफ की लास्ट ईयर कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। संजय राय ब्लू फिल्म्स और शराब का भी काफी ज्यादा एडिक्ट था। पुलिस ने बताया कि इस वारदात से पहले संजय राय अपने एक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया कालीघाट और सोआ बाजार गया था। इसके बाद दोनों आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती एक जानने वाले मरीज को देखने के लिए चले गए। संजय ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद वह फिर से रेड लाइट एरिया सोआ बाजार गए थे और वहां पर उसने फिर से बहुत ज्यादा शराब पी। संजय राय आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसने लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वो हॉस्पिटल से निकला और सॉल्ट लेक के पास पुलिस बैराक में जाकर सो गया। मतलब जो इंसान पुलिस में है भी नहीं, उसके बाद भी वह पुलिस बैराक में जाकर सो जाता है और पुलिस को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पुलिस ने जब उसकी लोकेशन को वेरीफाई किया तो उन्हें पाया कि पहली बार यह रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल में आया और लगभग रात के 11:30 बजे वहां से निकल गया। इसके बाद वह दोबारा 3:30 बजे हॉस्पिटल आया और करीब 4:30 बजे वहां से निकल गया। कोलकाता पुलिस ने संजय राय को एकमात्र मुजरिम मानकर अरेस्ट कर लिया था। 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया था। कोलकाता पुलिस को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस मैटर को पूरे तरीके से सुलझा लिया है और उनको लग रहा था कि अब विक्टिम को न्याय भी मिल जाएगा, लेकिन यह किस्सा यहीं पर थमने वाला नहीं था, क्योंकि इस केस में हर दिन एक नया खुलासा होता जा रहा है और आगे भी बहुत सारे खुलासे होंगे जो हर दिन एक नया सवाल खड़ा कर रहा है, जिसका जवाब ना तो पुलिस के पास है और न ही हॉस्पिटल वालों के पास है। संजय राय के अरेस्ट होने के बाद और डॉक्टर रितु की इंक्वेस्ट रिपोर्ट आने के बाद से ही प्रोटेस्ट और भी ज्यादा तेजी से बढ़ गया, क्योंकि इस रिपोर्ट ने लेडी डॉक्टर के साथ हुई ब्रूटैलिटी को एक्सपोज कर दिया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विक्टिम की आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था और गर्दन और चेहरे और नाखून भी बुरी तरह से टूटे हुए थे और पूरी तरह से चोटें लगी हुई थी। लेफ्ट लेग, बेली और होठों पर भी कई गहरी चोटें आई हुई थी। इस रिपोर्ट के बाद पूरे देश भर के डॉक्टर इंसाफ की मांग करते हुए प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए। जिस दरिंदगी के साथ डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया वो कोई एक अकेला आदमी नहीं कर सकता था। प्रोटेस्ट की वजह से सरकार पर भी प्रेशर बढ़ रहा है, फिर भी सरकार की शर्मनाक हरकतें नहीं रुक रही। प्रोटेस्ट में उतरे जूनियर डॉक्टर्स को धमकियां मिलने लगी। इस प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए डॉक्टर्स को डराया धमकाया जा रहा है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना किसी ऑटोप्सी किए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए डायरेक्ट जजमेंट पास कर दी और कहा कि लेडी डॉक्टर को साइकोसिस नाम की मेंटल इलनेस थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। प्रिंसिपल को इतनी जल्दी यह शब्द बोलने की क्या जरूरत थी? और जब मामला बिगड़ने लगा तो इन सब से बचने के लिए एक और ड्रामा रचा गया। प्रिंसिपल संदीप घोष ने पहले तो यह कहते हुए रिजाइन कर दिया कि उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा डिफेम किया जा रहा है और कहा कि डॉक्टर रितु तो उनकी बेटी जैसी थी, लेकिन यह एक दिन का नाटक था, क्योंकि अगले दिन ही संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ही एक्स मेडिकल अध्यक्ष अख्तर अली ने
यह बताया कि संदीप घोष एक निहायत ही घटिया और करप्ट आदमी है और इनके डीप पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। ऐसे में इनके लिए एविडेंस को मिटाना बहुत आसान है। इनके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। कहा जा रहा है कि संजय राय तो सिर्फ एक चेहरा है जो असली मुजरिम को बचाने के लिए सामने लाया गया है। या तो सभी कातिलों का गहरा पॉलिटिकल कनेक्शन है या फिर यह सभी लोग इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड वाली फैमिली से आते हैं। बात यह है कि जिस टाइप की इंजरीज डॉक्टर को हुई थी उससे यह साफ हो गया कि उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश जरूर की होगी। ऐसे में सामने वाले के शरीर पर भी तो कुछ चोटें आई होंगी, लेकिन संजय राय की बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। दूर दूर तक एक भी खरोच नहीं आई थी। उसका पकड़ा जाना मानो एक मूवी की स्क्रिप्ट जैसा है। क्राइम सीन पर खुले में एविडेंस को मिटाना, क्रिमिनल का ऐसा क्राइम करने के बाद न सिर्फ शहर में रहना बल्कि आराम से जाकर सो जाना, इस केस में हजारों खामियां नजर आ रही हैं। सारे सबूत आंखों के सामने हैं और उसके बाद भी पुलिस इन चीजों को नजरअंदाज कर रही है और इस केस को दबाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और सरकार भी कहीं न कहीं इस केस में मिली हुई है। वारदात वाली रात डॉक्टर के साथ 4 और जूनियर डॉक्टर्स भी थे। साथ ही फ्लोर पर कुछ और लोग भी थे जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। लेकिन संजय राय के अलावा क्या किसी और का डीएनए सैंपल लिया गया? क्या क्राइम सीन पर मौजूद एविडेंस को पुलिस ने कलेक्ट करके सभी सस्पेक्ट से मैच करवाया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 35 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, लेकिन प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान आज तक भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। क्यों? आखिर इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे शख्स का हाथ होने की संभावना को पुलिस ने खुद से कैसे इग्नोर कर दिया? यह जरूरी है कि प्रिंसिपल की भी कॉल डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिशा में यह केस जा रहा है, ना एक वह बहुत बड़े षड्यंत्र को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जनता को भी यह अब नजर आ रहा है कि केस में कितने लूप होल्स हैं। पुलिस जो भी इस केस में कर रही है वह सब अंदाजे के तौर पर कर रही है। आखिर कैसे मान ले कि एविडेंस से भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई होगी? क्या यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि संजय राय के अलावा और भी लोग उस हॉल में गए हों? कई लोगों ने यह भी सवाल उठाए हैं कि जिस हवाईयात से डॉक्टर ऋतु गुजरी है, ऐसे में क्या उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी होंगी? हॉस्पिटल में तो वैसे भी आवाज गूंजती है। ऊपर से जिस टाइम ये हैवानियत हुई थी वो सुबह के 4 बजे का टाइम था, जब हर जगह शांति रहती है। ऐसे में जरा सा भी शोर दूर तक सुनाई दे जाता है। इससे यह क्लियर हो जाता है कि वहां पर और भी लोग मौजूद थे। अब अगर हम पुलिस की थ्योरी की माने तो उनके हिसाब से इस अपराध में एक ही अपराधी शामिल है। तो क्या नशे की हालत में उस लेडी डॉक्टर को इस तरह कंट्रोल कर लिया गया होगा कि वह शोर तक नहीं मचा सकी? यह तो तभी पॉसिबल है जब इसमें कई लोग शामिल हों, जिन्होंने या तो लेडी डॉक्टर का मुंह किसी कपड़े से बांध दिया होगा या फिर इस तरह से उस डॉक्टर पर हमला किया होगा जिससे उसकी चीखें ना निकल पाए। अगर किसी को भी मात्र यह एक थ्योरी लग रही है तो अब हम बात करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी की स्टेटमेंट की, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह साफ कह दिया कि इस अपराध के पीछे एक से ज्यादा लोगों का हाथ है। उन्होंने बताया कि मर्डर से पहले विक्टिम को सेक्सुअली असोल्ट किया गया था और जब बॉडी मिली तो दोनों पैर 90 डिग्री के एंगल पर थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पेल्विक गिर्डल और कॉलर बोन के तोड़े जाने का जिक्र है। डॉक्टर का कहना है कि इस हिस्से को तोड़ना एक नशे में धुत आदमी के बस की बात नहीं है। The amount of fluid they collected from inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen may not be possible by sexual intercourse by one single man. So there is every possibility of involvement of multiple men, more than one man. और आंखों से जो खून निकल रहा था, उस लेडी डॉक्टर के चश्मे के टूटे हुए कांच के टुकड़े उसकी आंखों में घुस गए थे, जिसकी वजह से उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसका मुंह इस तरह से पकड़ा गया था ताकि वह चिल्ला ना पाए और मुंह को दीवार से भी घसीटा गया था। और सेमिनार हॉल के फटे पर्दों को देखकर तो यह लगता है कि लेडी डॉक्टर ने उन हैवानों से अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश की होगी और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गला घुटने की वजह से थायराइड कोर्टिलोज के टूट जाने के चलते उनकी जान चली गई। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्हें अपने आखिरी पलों में कितने दर्द से गुजरना पड़ा होगा। अगर लेडी डॉक्टर ने फाइट बैक किया होगा तो थोड़ी बहुत चोट तो उन अपराधियों के शरीर पर भी आई होगी। तो फिर भी पुलिस ने सस्पेक्ट की बॉडी का कंप्लीट फिजिकल
मेडिकल चेकअप क्यों नहीं कराया। यहाँ तक कि यह बात भी साफ होगी कि या तो संजय राय के साथ कई लोग शामिल हैं या फिर किसी और को बचाने के लिए संजय राय को बलि का बकरा बना दिया गया है। देश की जनता अभी यह जान चुकी है कि असली कातिलों को बचाने के लिए पुलिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार में बैठे भ्रष्ट लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इनफैक्ट हाई कोर्ट तक ने कोलकाता पुलिस के वर्क एथिक्स पर संदेह दिखाते हुए मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई के पास केस पहुंचने पर हड़कंप मच गया और सीबीआई के पास पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हो चुकी थी, क्योंकि क्राइम सीन से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर अगले दिन ही सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन का काम चालू करा दिया गया था और पुलिस भी वहीं पर बैठी हुई थी। आमतौर पर किसी भी क्राइम सीन को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है। यह जानते हुए भी कितना बड़ा क्राइम हुआ है, वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू करने की परमिशन किसने दी? क्या यह जानबूझकर नहीं किया जा रहा था ताकि सारे के सारे एविडेंस को खत्म किया जा सके? और सब कुछ करने के बाद भी दिल नहीं भरा तो फिर ट्रक भरकर गुंडे भेजकर आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में इस कदर आतंक मचाया गया कि न सिर्फ सीबीआई के हाथ लगने से पहले सारे सबूतों को मिटाया जा सके, बल्कि धरने पर बैठे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के अंदर दहशत फैलाई जा सके। यह बड़ी हैरानी वाली बात है कि कैसे एक पूरा महकमा, पूरा का पूरा सरकारी तंत्र इस साजिश को छुपाने के लिए खुलेआम नए नए हथकंडे अपनाने लगा है। इस केस को शुरू से दबाने की प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा था कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत कुमार गोयल को यह केस सौंपना, क्योंकि विनीत कुमार गोयल पर साल 2013 में एक गैंग रेप में लापरवाही और कल्प्रिट से मिलीभगत का आरोप लगा था। कोलकाता में न सिर्फ नए का दिन दिहाड़े कत्ल हो रहा है, बल्कि सरकार की गुंडागर्दी दिन भर बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आता कि लोग ममता बनर्जी को क्या सोच समझकर वोट देते हैं, क्योंकि इनकी गंदी राजनीति से कोई भी अनजान नहीं है। ममता का खेला होबे आज तक खत्म नहीं हो रहा और इसी के चलते कातिलों को पनाह मिल रही है। रिसेंटली एक नया खुलासा हुआ है कि डॉक्टर रितु जिन लोगों के साथ खाना खाने गई थी, उन्हीं लोगों ने मिलकर उन्हें टॉर्चर किया था और उनमें से एक इंटर्न लड़की भी थी। उनकी किसी बात पर बहस हो गई थी। उन लोगों ने मिलकर डॉक्टर रितु को टॉर्चर किया और इसके बाद संजय रॉय को वहां भेज दिया ताकि पूरे केस को पलट दिया जाए। इस कॉलेज और हॉस्पिटल से रिलेटेड आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता लगा कि कॉलेज में सेक्स रैकेट और ड्रग का रैकेट भी चलाया जाता था और इस नेक्सस में 2 इंटर्न्स के साथ प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी हेविली इन्वॉल्व्ड हैं। और इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में बच्चों से पैसे लेकर उन्हें पास किया जाता है। जब डॉक्टर रितु को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और प्रिंसिपल और एचओडी को इन्फॉर्म किया। जब किसी ने भी नहीं सुना तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर देने की वार्निंग दी थी। इसके बाद डॉक्टर को डराने के लिए सबसे पहले उनकी स्कूटी तोड़ी गई और जानबूझकर उनकी 36 घंटे की ड्यूटी लगाई गई ताकि यह वारदात को अंजाम दिया जा सके। लेकिन डॉक्टर रितु ने इन सब चीजों का डटकर सामना किया और वह डरी नहीं। इसके चलते डॉक्टर रितु की जान ले ली गई ताकि दुनिया के सामने इस कॉलेज की असलियत न आ सके। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल का इतिहास बहुत गहरा है। 1999 से लेकर आज तक किसी भी स्टूडेंट ने कॉलेज में चल रहे सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट को एक्सपोज करने की कोशिश की तो उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया, उनकी जान ले ली गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और उनकी मौत को बड़ी सफाई से खुदकुशी का नाम देकर केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाता है। इन्हीं इतिहास के पन्नों से एक केस डॉक्टर सुमित्रा का है। साल 2001 में सुमित्रा ने भी इस सेक्स रैकेट को लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन इनको भी मार दिया गया। कॉलेज में सभी लोगों को इस बात का पता था कि इस कॉलेज में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन सिर्फ सुमित्रा ने ही इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की थी। 25 अगस्त 2001 को सुमित्रा अपने रूम में डेड पाई गई और पुलिस ने बड़ी सफाई से इसको खुदकुशी बताते हुए केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया था। सवाल यह उठता है कि इतने सालों में आज तक जिन जिन लोगों ने इस रैकेट को एक्सपोज करने की कोशिश की, उन्हें बड़ी बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। क्या पुलिस को इस बात की जरा भी भनक नहीं है? कोलकाता की पुलिस इसमें जुड़ी हुई है। पावर में बैठे बड़े बड़े आका इस पूरे खेल को चला रहे हैं, तो ऐसे में हमारी न्याय की मांग कौन सुनेगा? क्या डॉक्टर रितु को न्याय मिल जाएगा?
आखिर महिला सुरक्षित कब होगी? एक डॉक्टर जो दूसरों की जान की हिफाजत करती है, आखिर उनकी हिफाजत क्यों नहीं हो रही? इस केस को और कितना लंबा खींचा जाएगा? क्या ये केस सॉल्व हो पाएगा या और केसेस की तरह इस केस को भी दबा दिया जाएगा और हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा? क्या यह इंसाफ की मांग की आग सिर्फ थोड़े टाइम तक जलती रहेगी? तो मेरी हर एक इंसान से ये गुजारिश है कि जब तक डॉक्टर रितु को इंसाफ नहीं मिलता तब तक अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देना, क्योंकि अगर आज यह करप्ट लोग जीत गए तो हम हार जाएंगे। यह केसेस हमेशा होते रहेंगे, चलते रहेंगे, क्योंकि न तो यह पहले रुके थे न ही आने वाले टाइम में रुकेंगे। अगर सरकार ने जल्द से जल्द इन क्राइम को होने से नहीं रोका तो हमारे देश में क्राइम और भी बढ़ता जाएगा। सरकार को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल लाने चाहिए, क्योंकि जब तक इन क्रिमिनल्स को मौत की सजा नहीं दी जाएगी तो लोगों की आंख नहीं खुलेगी। तो सब मिलकर न्याय के लिए आवाज उठाते रहिए और कोलकाता की लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाइए। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ सबको, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप में से काफी लोगों की सोच यह हो सकती है कि ये जो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं या होते जा रहे हैं, ये लड़कियों के जो छोटे कपड़े हैं सारी उनकी गलती है। छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन जब ये जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं, अगर पूरा डेटा देखा जाए तो यही सामने आता है कि जिस भी बंदे के दिमाग में जब ये सारी चीजें आती है ना कि मेरे को किसी के साथ अब करना है, वो फिर सामने कुछ नहीं देखता कि मेरे सामने कोई लड़की है या लड़का है। उसके लिए बस एक मांस होना चाहिए, बस एक शरीर होना चाहिए। उस हैवान को फिर कोई फर्क नहीं पड़ता सामने लड़का है या फिर लड़की, क्योंकि लड़कों के साथ भी बहुत रेप हुए हैं। और तो और लड़कों को तो छोड़ो, साल 2022 का एक केस है, 3 लड़कों ने महाराष्ट्र में मोनेस्टर लिजर्ड, जिसे हम गो के नाम से जानते हैं, उसके साथ रेप किया और मोबाइल में उसका वीडियो बनाया, जिसके बाद उन सबको पकड़ लिया गया था। इन सब केसेस को देखकर लगता है कि इंसान अपनी आग और अपनी हवस के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। साल 2018 में बकरी के साथ गैंग रेप किया गया मेवात में, जिसमें 8 लोगों को अरेस्ट किया गया था। साल 2019 में एक डॉग के साथ रेप किया गया। साल 2015 में जिसको लोग माँ मानते हैं, गौ माता बोलते हैं, गाय के साथ भी रेप किया गया। 15 नाबालिग लड़कों ने मिलकर एक गधे के साथ रेप किया और बाद में उसको मार भी दिया। और इतना कुछ चला रहा है, जानवरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और अभी भी कुछ लोगों को यह लगता है कि जो ये रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने के कारण हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ये जो हमारी सोच है, मेंटालिटी है, सारी गलती इसकी है। खैर, इस पर बोलने को तो 2 घंटे की वीडियो बनाई जा सकती है। मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। डॉक्टर के साथ जो भी हुआ, इसको लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही क्राइम स्टोरी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।